Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She is parenting and life coach जो लोगों को बेटर रिलेशनशिप और बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। उनका नाम है आरती जैन, हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं और हम उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म को चुना। सो वेलकम आरती जी। Hi, Achal. Thank you हाय। for inviting me on your Taza Talks podcast. Thank थैंक you यू। so much थैंक यू। for giving me the opportunity. थैंक्स टू यू। आई एम ब्लेस्ड टू हैविंग यू हियर। Same here. I'm also blessed to be the part of your Taza Talk. थैंक यू। सो आरती, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई पेरेंटिंग और लाइफ कोच में? ये हमें थोड़ा सा Okay. हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो मेरी जर्नी बेसिकली मेरे बेटे की वजह से स्टार्ट हुई। तो वी आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड ही थे। तो जब बच्चा आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड ऑन हो गई। पहले से ही जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सारी मेरे पास थी, पर जब बच्चा आया तो उसकी और ड्यूटीज एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो गई। और एज अ न्यू चाइल्ड आपको भी पता होता है कितने सारे काम होते हैं करने के लिए, प्लस उसमें घर के भी इतने सारे काम। तो वहां पर मेरे को इतना स्ट्रगल होता था कि खुद की नींद पूरी नहीं होती थी, इतनी सारी, तो मुझे बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग होती थी। और प्लस क्योंकि मेरा बच्चे के होने के बाद आई स्लिप्ड इनटू अ पोस्टमार्टम डिप्रेशन, वो भी एक मेरा बहुत बड़ा रीजन था कि मैं अपने आप के साथ कोप अप नहीं कर पाती थी। हमेशा चिड़चिड़ी रहना, बहुत इरिटेशन होता था। तो मेरी जर्नी ही वहां से स्टार्ट हुई जब मेरा बच्चा आया। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा बड़ा होता जा रहा था तो मेरे को लोग ये बोलते थे ये अभी तक क्रॉल नहीं करता, ये अभी तक चलता नहीं है। बेसिकली मुझे हर कोई ये बताने की कोशिश करता था कि इसके माइलस्टोन डिलेज है। तो हम्म। फिर मैंने एक कोर्स में एनरोल किया। वहां से मैंने चीजों को लर्न किया और उनको धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट किया। और वहां से ही मैंने ये देखा कि जब मैंने चीजों को लर्न किया तो मैं अपने एनर्जी को थोड़ा शिफ्ट करा हुआ पाया। कि जैसे पहले मैं इतनी चिड़चिड़ी थी, तो लर्निंग के साथ मैंने ये देखा कि मेरा जो चिड़चिड़ापन था, गुस्सा, और ये जो हमेशा ये फील करना ना कि सब कुछ मैं ही करती हूँ, वो कम होने लगा। और चीजें धीरे धीरे घर में स्टार्ट होना इम्प्रूव हो गई। और वहीं से मेरे घर की एनर्जी भी चेंज हो गई, मेरी भी एनर्जी चेंज हो गई। तो यहीं से मेरी पेरेंटिंग और लाइफ कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। ओके, ग्रेट। सो मतलब कोई ना कोई रीजन जरूर होता है कोच को बनने में उसके पीछे। करेक्ट, आई एग्री। नॉट इवन कोच, मेरे को ये लगता है कि लाइफ में कुछ भी किसी भी रीजन के बिना नहीं होता। अगर जो हम सोचते हैं या नहीं भी सोचते हैं, सब गॉड का प्लान होता है और सब कुछ किसी एक रीजन की वजह से ही होता है। एब्सोल्युटली। सो आपको स्पेसिफिकली पेरेंटिंग स्पेस में काम करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बिकॉज आंचल, बहुत लोगों को तो अभी पेरेंटिंग का सही मतलब ही नहीं पता होता। तो हाँ, पहले मैं आपको वो एग्जैक्टली। बताना चाहती हूँ। हाँ, पहले मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है? पेरेंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने बच्चे को रेस करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उनको गाइड करते हैं और टाइम टाइम पे उनको सपोर्ट भी करते हैं अपने बच्चों को, जिससे कि वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और सोशली ग्रो कर सके। तो एग्जैक्टली पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि जहां हम अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं और उनको हर फील्ड में ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। पर पेरेंटिंग का मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? सबसे पहले तो पेरेंटिंग हमें कोई नहीं सिखाता। हम ये सोचते हैं कि बस हमने बच्चा पैदा कर दिया और हम माँ बाप बन गए, पेरेंटिंग हमने सीख ली। ऐसा नहीं होता। पेरेंटिंग हमें कोई नहीं सिखाता, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई भी, मतलब लाइफ का कोई एक्सपीरियंस भी हमें पेरेंटिंग नहीं सिखा सकता अनटिल अनलेस वी हैव अ चाइल्ड। राइट। बच्चा होगा तभी हम पेरेंटिंग सीखेंगे। पर आज के टाइम में ये चीजें चेंज हो चुकी है। अब पेरेंटिंग कोच हो चुके हैं जो, अगर आपके पास बच्चा नहीं भी है और उससे पहले आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा आए, हम पेरेंटिंग के बारे में पहले से सीख लेंगे तो अच्छा कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। हम्म। आजकल बहुत से मदर्स के ये थॉट आ चुका है। पेरेंटिंग में मेरा इंस्पिरेशन ही वहां से आया जब मैंने खुद से लर्न किया।
फिर मुझे ये पता चला कि मेरा बच्चा जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, तो मुझे पता चला कि एज वाइज़ माइलस्टोन्स भी होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि 6 टू 8, 9 मंथ्स पे बच्चे को क्रॉल करना आना चाहिए। बच्चे के बै-बै इस तरह के माउथ वर्ड्स आने चाहिए। ये भी सब एक माइलस्टोन्स होते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। हुँ, करेक्ट। और वो भी कहाँ से आएगा कि हमें खुद को भी, अब देखो बच्चा होता है तो उसके साथ इमोशनल गाइडेंस आज के टाइम में बहुत जरूरी है, तो राइट। अवेयरनेस आना, अवेयरनेस भी तो होना चाहिए ना इन सब चीजों का। अवेयरनेस कब होगा? जब हम पेरेंटिंग लर्न करेंगे। और मुझे ये लगता है कि पेरेंटिंग जो है वो अपने आप में एक जर्नी होती है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर मदर की उनके साथ जर्नी भी अलग होती है। और इसीलिए मेरा इंस्पिरेशन अपने बच्चे की वजह से आया, और जब मैंने खुद करा तो मुझे लगा कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना कुछ सीखने के लिए है। और पेरेंटिंग के बारे में कोई बात ही नहीं करता था कि, और अब भी किसी को ऐसा बोलो ना कि पेरेंटिंग सीख रहे हैं, तो सोचते हैं ये भी कोई सीखने की चीज है, बल्कि मुझे लगता है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो हमें सीखना चाहिए। तो यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पेरेंटिंग की। राइट। आंटी मुझे एक बात बताइए, आजकल पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कौन-सी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? तो चैलेंजेस तो अगर मैं आज के टाइम में अगर चल आपको बताने जाऊं ना, तो बहुत ही हैं। तो कुछ बता देती हूँ। सबसे ज्यादा आपको पता ही होगा, रिनाउंड जो आजकल सबके मुंह पे होता है, स्क्रीन टाइम। ये राइट। तो आपको पता ही होगा कि स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स को फेस करने के लिए, कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या कितना देना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरा आता है क्वालिटी टाइम विद किड्स। मतलब इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां आजकल मोस्टली बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर आ गया है, तो क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ लैग कर रहा है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है, जो कि अल्टीमेटली पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, थर्ड इज एकेडमिक प्रेशर। हमें ये लगता है कि एकेडमिक प्रेशर जो है वो बच्चों के ऊपर होता है, नहीं, पेरेंट्स के ऊपर भी उतना ही ज्यादा होता है, कि सही स्कूल सिलेक्ट करना, उनकी पढ़ाई पर फोकस करना, एवरीथिंग। ये सारा एकेडमिक प्रेशर भी है पेरेंट्स के ऊपर। कंपैरिजन का कल्चर होना, मतलब आजकल देखो सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया से वो पिक्चर परफेक्ट तो सब देख लेते हैं, पर उस पिक्चर परफेक्ट के पीछे पेरेंट्स का कितना हसल होता है, बच्चों को कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाकर के वो पिक्चर एकदम परफेक्शन में आती है। ठीक है, पर उसके पीछे का रियलिटी क्या होता है वो नहीं पता। पर वहीं से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि दे आर वेरी गुड पेरेंट्स, वो कितना अच्छा बच्चा है, लाइक दैट। एंड नेक्स्ट इज वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। अब आजकल के टाइम पे वैल्यूज कैसे बच्चों को सिखाए? पहले क्या होता था, मोस्टली जॉइंट फैमिलीज होती थी, और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो बहुत कुछ करते थे, तो बच्चा कहीं से कोई वैल्यू पिक कर लेता था, कहीं से कोई वैल्यू पिक कर लेता था। ठीक है, अब आजकल के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, और अगर न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं भी हैं, जॉइंट फैमिलीज के भी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वहां पर वैल्यू सिखाना, क्योंकि आजकल सबको ये लगता है आई एम राइट, हुँ, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो मदर्स हो, चाहे फादर हो, अंकल आंट। और यही भी बच्चा भी अब ये सोचने लगा है कि आई एम राइट। तो वैल्यू सिखाना बच्चों को, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया पेरेंट्स के लिए, उनके बिहेवियर को मैनेज करना। सेफ्टी कंसर्न, अब बुलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरफ से। स्कूल में भी बच्चों को कितना बुली किया जाता है, रोड पे चलते फिरते, तो ये भी एक सेफ्टी कंसर्न बहुत ज्यादा आ गया है। चैलेंज है ये भी एक पेरेंट्स के लिए, कि इससे अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें, कि उनको कैसे फेस करना है, कैसे उनसे बाहर निकलना है। बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अब बच्चों के, अब पहले के टाइम में आपने देखा, कभी सुना था कि बच्चों को टेंशन होता है? नहीं ना। तो आज के टाइम में अब हम लोग ये सुनने लगे हैं कि बच्चों को भी टेंशन होता है। मतलब ये एक मेंटल हेल्थ ही है ना कहीं वो उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, एंजाइटी होना बच्चों में, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करना। और वो भी पेरेंट्स को ही फेस करना पड़ता है, कि उनको मेंटली कैसे अवेयर करें, कैसे उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि लाइफ में मूव ऑन कैसे करना है, कैसे किस चीज को फेस करना है। डिसिप्लिन वर्सेस फ्रेंडशिप।
मतलब अब पेरेंट्स को डिसिप्लिन भी करना है, पर अब फ्रेंडशिप का एक बहुत बड़ा कल्चर आ गया कि पेरेंट्स आर द फ्रेंड्स। तो पेरेंट्स अगर फ्रेंड्स बन जाएंगे तो हाँ। डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे। राइट। करेक्ट है ना? तो या तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं या फिर बच्चों को डिसिप्लिन कर सकते हैं। मुझे ये हाँ। लगता है कि पेरेंट्स पेरेंट्स एक ही होते हैं। ठीक है, हम फ्रेंड्स बहुत सारे बना सकते हैं पर पेरेंट एक ही होगा। मदर और फादर एक ही होते हैं। भगवान ने हमें एक ही माँ दी है, एक ही पापा दी है। तो उसीलिए तो डिसिप्लिन वर्सेस फ्रेंडशिप भी एक चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। एंड लास्ट आई वांट टू टेल यू, पेरेंट्स का बर्नआउट। अब आजकल के टाइम में इतना वर्कलोड है, हर चीज का इतना टेंशन है, बहुत कुछ हो गया पेरेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो उसमें पेरेंट्स का बर्नआउट भी बहुत होता है बच्चों के ऊपर। और वो जो बर्नआउट होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी एक मेंटल ट्रॉमा बन जाता है। तो वो भी एक चीज है कि पेरेंट्स उसको कैसे, मतलब कि बच्चों को उससे बचा के भी रखना है। अगर उनका बर्नआउट, देखो बर्नआउट सबका आएगा, आपका भी आता होगा, मेरा भी आएगा, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम सबका बर्नआउट आता है। बट हमें यही हमारे लिए एक चैलेंज है कि बच्चों के सामने करना है या नहीं करना है। करना है तो बच्चों को कैसे उसको फेस करना चाहिए। बेटर है कि ना ही हो वो बर्नआउट बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चों के लिए भी वो चीज, अभी उनका माइंड बहुत छोटा होता है ना ये सब चीजों को समझने के लिए। तो राइट। बच्चों के सामने वो बर्नआउट नहीं होना चाहिए। हम्म। वैसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज के टाइम में बच्चों के लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए फेस करने के लिए। एग्जैक्टली। इमोशनल बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों में कितनी इंपॉर्टेंट है? इमोशनल बॉन्डिंग मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी तो वो अपनी चीजें पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर रहेगा हमेशा कि मैं अगर अपने पापा को या मम्मी को ये बताऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे, मुझ हाँ। पे गुस्सा करेंगे, वो मुझे जज करेंगे। तो यही अगर हमारी इमोशनल बॉन्डिंग बच्चों के साथ अच्छी होगी तो अगर वो कुछ गलत भी करेंगे तो उन्हें पता होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे डांटेंगे नहीं, मुझे मुझे सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बच्चों के लिए इमोशनल बॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना बच्चों का सेफ स्पेस होते हैं। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया मुझे सपोर्ट करे ना करे, मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स जरूर जरूर मुझे करेंगे। सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे तो कुछ गलती भी कर सकता हूँ तो वो मुझे बताएंगे, है ना? वो मुझे बताएंगे, मुझे समझाएंगे, मुझे गाइड करेंगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। और वो तभी होगा ना जब हमारा बॉन्डिंग बच्चे के साथ, इमोशनल बॉन्डिंग अच्छा होगा। जब बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा तो विदाउट एनी जजमेंट, मतलब उन्हें पता होगा कि कोई डर नहीं है, मेरे से गलती हुई है लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ, वो मुझे सुनेंगे। इसीलिए इमोशनल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बोलने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं इससे उल्टा समझती हूँ। बोलने से ज्यादा बच्चों को सुनना, हाँ मतलब आई करेक्ट, सॉरी आई थॉट कि यू आर सेइंग कि हमें बोलना ज्यादा जरूरी है। नहीं, नहीं। मुझे भी यही लगता है कि है ना, हमें बच्चों को सुनना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राइट। देखो अब जब छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो स्कूल से आकर के आप उनसे पूछोगे स्कूल में क्या हुआ, नहीं बताएंगे। वहीं आप उनके साथ खेल रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, वो अपने आप ही खेल खेल में ना पूरी बात बता देते हैं कि आज स्कूल में आज मम्मा ये मेरे हुआ, साथ, आज वो हुआ। हाँ आज ये राइट। हुआ, जिसने ऐसे बोला वैसे बोला। तो उनको अगर उस टाइम पे सुनते रहो, बस सुनते रहो। और मुझे लगता है कि है ना बच्चों को हर टाइम पे ना गाइड नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक टाइम होता है बच्चे को कुछ समझाने के लिए, तो हमें उतने से टाइम में बस बच्चे को जल्दी से बता देना चाहिए। और जितना हम कम बोलते हैं ना उतना बच्चा हमारी बात की वैल्यू करता है। एग्जैक्टली। राइट। आरती, वर्किंग पेरेंट्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना कितना टफ है और कैसे मैनेज करना चाहिए? देखो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना वर्किंग पेरेंट्स के लिए बहुत टफ है, आई एग्री। बट वो पॉसिबल है। टफ तो बहुत कुछ होता है, बोर्ड एग्जाम्स भी टफ ही लगते थे बट क्रैक कर लिया राइट। ना। हम्म। तो टफ तो बहुत कुछ होता है लाइफ में, बट हो जाता है, वो पॉसिबल होता है।
पॉसिबल करने के लिए ना बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती है आजकल। जैसे कि एज अ पेरेंट हम लोगों को अपने रोल्स डिवाइड कर लेने चाहिए। रोल्स कैसे कि मम्मा और पापा के रोल्स डिवाइड हो जाएंगे। कि सपोज करिए, मैं आपको अपना एग्जांपल से बताती हूँ, लाइक मेरे और मेरे हस्बैंड के रोल्स डिवाइडेड है। रोल्स कैसे डिवाइडेड है? अब आपको तो पता ही है कि आज हम इतने एडवांस हो गए हैं कि हमें घर के बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं है। है ना? कुछ भी चाहिए ब्लिंकिट कर दो, जेप्टो कर दो, ठीक है, ऐसे सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर। और फॉर मी ऑनलाइन ऑर्डर्स, फोन उठाना, ये सब मेरे को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मेरे घर में ये रूल्स, मतलब ये सेट है कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा, आई टेल टू माई हस्बैंड कि ये मुझे चाहिए, ऑर्डर कर। तो ऐसे करके हमारा रोल डिवाइड हो गया। आई टेल टू माई हस्बैंड जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, वेदर इट इज अ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, कुछ भी, आई टेल टू माई हस्बैंड की ऑनलाइन ऑर्डर है, मतलब मेरे हस्बैंड करेंगे। यही मेरे बच्चे की स्टडीज से रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो डिसीजन मेरा होता है। उसके स्कूल का जितना भी पार्ट होता है, वेदर इट इज अ होमवर्क, टीचर से बात करनी है या कुछ भी, वो सारा कुछ मैं मैनेज करती हूँ। उसमें मेरे हस्बैंड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हम मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो गए ना कि चलो ये तो मेरा काम नहीं है, ये मेरी हाँ। वाइफ का काम है, वो ये देख लेगी। मैं ये रिलैक्स हो जाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड का काम है, ही विल ओनली सी इट, मैं उनको बता देती हूँ। करेक्ट। ऐसे ही, ऐसे जैसे कि अब कोई फिजिकली बाहर जाकर के खेलने वाले कोई गेम्स होते हैं ना, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स माय हस्बैंड विल प्ले। इनसाइड इंडोर्स वाले जो गेम्स होते हैं ना, लेगोस है, पजल्स है, तो वो वाले गेम्स मैं अपने बेटे के साथ प्ले करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा है ना क्वालिटी टाइम भी बच्चों के साथ मेंटेन हो जाता है, और बच्चे भी खुश रहते हैं, और हमारे रोल्स भी डिवाइडेड हो गए। ठीक है। राइट। तो एक एक तो ये करना चाहिए, अपने रोल्स डिवाइड कर लो। ठीक है। फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई फील आज के टाइम पे। जो, क्योंकि अब क्या हो गया ना, फोन आ गया है, कुछ भी फ्री हुए, कुछ भी हुआ, फोन चेक करने लग जाते हैं सबसे पहले। ये भूल जाते हैं कि बच्चा भी तो है, उससे बात कर लेते हैं। फोन चलाने लग जाते हैं हम लोग आज के टाइम में। कभी राइट। व्हाट्सएप चेक करना है, कभी कुछ चेक कर रहा है। तो हमें हमेशा फैमिली टाइम देना चाहिए, मतलब दिन में 20 to 30 मिनट्स अनडिवाइडेड अटेंशन पूरी फैमिली को, मदर फादर एंड बच्चे को एक साथ बिताना चाहिए। सेल्फ केयर होनी चाहिए। ठीक है। तो सेल्फ केयर कैसे होगी कि एवरी पेरेंट, मतलब अगर मैं हूं तो मेरे को दिन के 10 से 15 मिनट अपने आप के साथ तो मिलने ही चाहिए ना। चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, अपने आप के साथ बैठी हुई मी हूँ, टाइम। चाय पीना चाहती हूँ, हाँ, मी टाइम, तो वो भी एक सेल्फ केयर का पार्ट होता है। या कभी बाहर जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, लाइक आपको तो पता ही है, वी आर अ गर्ल्स, तो हमें पार्लर भी जाना होता है, अपने आप की सेल्फ केयर भी करनी होती है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर वो टाइम हमें नहीं मिलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होगा। लाइक बॉयज ऑल्सो, दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट विद देयर फ्रेंड्स, है ना? उनको भी बाहर जाकर के कुछ एंजॉयमेंट करना होता है, कभी उन्हें रिलैक्स करना होता है, तो सबके लिए सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी, जो अगर वर्किंग पेरेंट्स लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट या हेल्प लेना चाहिए। क्योंकि अब वर्किंग पेरेंट्स हैं, 24/7 तो अपने बच्चे को नहीं दे सकते हैं ना। हम्म। दे हैव देयर ओन वर्क्स। तो इधर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी उनके पास हो, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या नेबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, मतलब जब भी ऐसा लगता है ना कि ये जो पर्सन है ये ट्रस्ट वर्दी है, ये हमारे बच्चे की केयर बहुत अच्छे से करेगा, तो दिन का कुछ टाइम बच्चा हमारा उनके साथ बिता सकता है। दे विल टेक गुड केयर ऑफ आवर चाइल्ड। तो ऐसा सपोर्ट भी लेना चाहिए, और ऐसे भी करना चाहिए जिससे कि हमें भी अपना थोड़ा वो जो टाइम होता है ना कि बच्चा किसी और के साथ है, तो हम भी रिलैक्स हो गए, और हमें पता है कि बच्चा इंजॉय कर रहा होगा, उसका बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा होगा। तो ये भी करना चाहिए। तो क्या आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट पेरेंटिंग जैसी कोई चीज होती है? इतनी देर से हम यही बात कर नहीं। रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं। मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट पेरेंटिंग तो कुछ होता ही नहीं है। देखो, परफेक्शन वर्ड जो है ना, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रबल है। जहां भी परफेक्शन आ जाता है ना, तो हम बहुत ओवरडू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मतलब जितना मेरी कैपेबिलिटी होगी ना,
मैं उससे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। और जब बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो पूरी नीचे चली जाती है, और हम यहाँ से कहीं और ही चले जाते हैं। मतलब कुछ और सोचने लग जाते हैं। एक ही सोच ल हमेशा जैसे कि लगता है ना कि कुछ कमी रह जाती है, उस वाली सोच में चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट पेरेंटिंग तो कुछ नहीं होता। मुझे इसीलिए भी लगता है कि देखो, पेरेंटिंग एक जर्नी होती है। आज जब मेरा बच्चा बॉर्न हुआ है, तो वो कुछ और है। 6 महीने बाद वो बोलना सीख जाएगा, बा बा ला ला, कुछ तो ऐसे मूवमेंट उसके मुंह से निकलने लग जाएगा, ठीक है। जब वो 1 साल का होगा, चलने लग जाएगा। तो जब बच्चा ही एक जैसा नहीं रहता, तो हमारी पेरेंटिंग की जर्नी भी तो चेंज होगी। हमें हर स्टेज पे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को बदलना पड़ेगा। तो पेरेंटिंग जब एक जर्नी है, तो उसमें परफेक्शन कैसे आ जाएगा? अब परफेक्शन कब आएगा? जब आप एक ही चीज को कंटिन्यूअसली करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो उसमें डे बाय डे इंप्रूवमेंट्स आते हैं, ठीक है। बट पेरेंटिंग तो एक जैसी होती ही नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, हर पेरेंट अलग होता है, सबकी जर्नी अलग होती है, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो वो बदलते जाते हैं। और जब वो बदलते जाते हैं, तो हमें अपने जो तरीके होते हैं पेरेंटिंग के, वो भी तो बदलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी पेरेंटिंग परफेक्ट नहीं होती है, वो बस एक जर्नी होती है, जो हमें हर स्टेप पे अपने आप को इवॉल्व करते रहना चाहिए, और उसी के हिसाब से चेंजेस लाते रहना चाहिए। मेरा यही मानना है, क्योंकि बच्चा यूनिक है, पेरेंट्स अलग हैं, सबकी जर्नी अलग है, और हमें हर टाइम पर अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उनको उसी के अकॉर्डिंग प्रमोट करना चाहिए। सो हेयर इट इज कि मेरा सीधा आंसर है, परफेक्ट पेरेंटिंग कुछ नहीं होता। जर्नी अलग अलग होती है, और अपने आप को ये प्रूव करो कि मैं, मतलब प्रूफ भी नहीं, अपने आप के साथ ये सेटिस्फाई होना शुरू करो कि इस टाइम पर, इस मोमेंट में मैं जो बेस्ट कर सकती हूँ वो मैंने कर दिया। दैट्स इट। Right. So, can you share any success story which is touched by your heart? हाँ, टच बाय माय हार्ट इज, मतलब मैं अपने ही एग्जाम्पल देना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। जब मैं पेरेंटिंग नहीं सीख रही थी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे सब बताने लग गए, ये ऐसे नहीं करता, ये वैसे नहीं करता, लाइक दैट, ठीक है। जब मैंने पेरेंटिंग स्टार्ट की, तो मुझे ये समझ में आया कि देखो, कोई बच्चा होता है कि जो 8 मंथ पे क्रॉल कर लेता है, कोई बच्चा होता है 10-12 मंथ्स पे क्रॉल कर लेता है, ठीक। तो ये एक जर्नी होती है बेसिकली। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, जो क्रॉल ही नहीं करते हैं, सीधे वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो हाँ, आपको पता होगा, करेक्ट। तो हमें ये सब चीजें नहीं समझनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे की जो हेल्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ, अभी मैं थोड़े दिन पहले का ही आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे ये हुआ कि अरे, मेरा बच्चा 4 साल का हो गया, और ये अपने हाथ से खाना नहीं खाता। एवरी टाइम, एवरी मील आई हैव टू ओनली फीड हिम, मतलब मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग तो मुझे ये बोल रहे थे कि हमारा बच्चा तो डाइनिंग पे आके बैठता है, प्लेट लेता है, और वो अपने आप से खा लेता है, ठीक है। पर ऑन द अदर हैंड, मैं अपने बच्चे को खुद ही खिला रही हूँ, खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। अब बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट पेरेंट, इंडिपेंडेंट बच्चा होना चाहिए, ठीक है। बच्चे को अपने हाथ से खिलाने में तो कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि अभी वो एक स्टेज है उसका, जब वो सीख रहा है कि बस सीख रहा है, या कह दो, मैंने ये भी चीज देखी है आपको, मतलब मेरी पेरेंटिंग कितनी अच्छी है या नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगी। बट मैंने अपने बच्चे को ये सिखाया कि ठीक है, घर के अंदर मैं उसे खिला रही हूँ, पर यही अगर वो नेबर्स के घर से आकर के कुछ खाता है ना, आंचल, वो अपनी प्लेट में खुद ही आस्क, उससे अगर कोई बोलता है कि क्या खाओगे, तो वो बता देता है उसकी चॉइस की ये मैं खाऊंगा। वो अपनी प्लेट में रखवाता है, और ही ईट्स बाय ओन हैंड्स। मतलब जो हम्म, बच्चा मेरे सामने एक निवाला अपने हाथ से नहीं खाता, और वही बच्चा किसी और के घर में जा करके खुद अपने हाथों से खाना खाता है। तो अब आप यहाँ क्या कहेंगे, ये परफेक्ट पेरेंटिंग है, कि मैंने उसको इतना अच्छा से सिखाया है, या वो खुद एक अच्छा बच्चा है? तो यहीं पे है ना हमारी पेरेंटिंग काम आई ना। उसको पता है कि घर में तो पेरेंट्स है ना, मैं कैसे भी बिहेव कर सकता हूँ, मम्मी है ना, वो मम्मी एक्चुअली देख लेगी। वो कहते हैं ना, हमारे में कहते थे ना, वो लाड दिखाता है। हाँ, लाड।
नहीं, हमारे में तो ऐसा बोलते हैं कि ये बच्चा है ना, हमारे सामने कुछ और है। और दिस इज द एग्जैक्ट थिंग माय फ्रेंड्स हैज टोल्ड मी, माय नेबर्स हैज टोल्ड मी कि जब तक 1 घंटे तक आप नहीं थे तो ही इज वेरी गुड चाइल्ड, और जैसे ही आप आ गए हो उसके सामने, उसका मतलब फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। मेरा तो बेटा ऐसा ही था। हाँ, पेरेंटिंग यहाँ पे परफेक्ट हो गई ना। मैंने हाँ, सिखा दिया ना राइट कि राइट। बच्चों को कि बाहर जाकर के कैसे बिहेव करना है और यहाँ कैसे बिहेव करना है। घर में उसका कंफर्ट जोन है, वो कैसे भी रह सकता है क्योंकि ये उसका खुद की जगह है, यहाँ उसके पेरेंट्स हैं। पर बाहर जाके ही नोस कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो मुझे लगता है ये परफेक्ट पेरेंटिंग है, राइट। जहाँ हमने बच्चे को ये सिखा दिया कि बाहर जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। घर में वो क्या कर रहा है, इट्स ओके ना। कभी तो बच्चा अपनी, देखो हमारा भी तो एक कंफर्ट जोन होता है ना, हम अपने घर में कैसे भी ऐसे वैसे कैसे भी बैठ जाते हैं, पर बाहर राइट। जाके पता है कि वी हैव टू सिट प्रॉपरली, वी हैव टू बिहेव प्रॉपरली। दिस इज व्हाट आई फील। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है आज के डिजिटल एरा में बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना जरूरी है या नहीं? नहीं, मैं सच बताऊं, ये जो डिजिटल एरा है ना, इसमें बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो स्क्रीन के साथ ही पैदा हुए हैं ना, वो इस वर्ल्ड में आए हैं स्क्रीन के साथ ही आए हैं। जब हम छोटे थे तो क्या स्क्रीन्स थी? मैं तो आपको सच बताऊं, जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में ना, मतलब आई लिव इन जॉइंट फैमिली, हमारा 3 फ्लोर्स का घर होता था जिसमें मेरे चाचा, ताऊ जी और हम साथ में रहते थे। और उस 3 फ्लोर की बिल्डिंग में एक टीवी होता था, वो भी मेरे ग्रैंडफादर के रूम में होता था। ठीक है, आप सोच रहे हो, सब अलग अलग फ्लोर्स पे रहते हैं और सिर्फ एक टीवी, वो भी दादाजी के रूम में। और दादाजी मेरे ऐसे थे जिनको ज्यादा टीवी देखना पसंद नहीं था। पसंद नहीं था। तो यूजुअली मतलब आप समझ लो, ऑलमोस्ट वीक में 1-2 बार ही सबको टीवी देखने मिलता था। वो तब तो है ना, ये इतना सब कुछ आजकल कंटेंट आता है, तब तो आपको पता है ना, जब हम छोटे थे तो वो डीडी चैनल आता था। करेक्ट। तो हमारे टाइम पे तो स्क्रीन्स नहीं थी, मोबाइल फोन्स ये सब नहीं था, पर बच्चों के टाइम पे तो सब कुछ है। हमारे ही पास कितने गैजेट्स हैं, अब देखो मेरे पास लैपटॉप भी है, आई हैव माई फोन ऑल्सो, टीवी भी है, सब कुछ है। तो इस डिजिटल एरा में बच्चों को पॉसिबल ही नहीं है स्क्रीन से दूर रखना, और अगर हम रख रहे हैं तो हम अपने बच्चों को पीछे कर रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि आज के टाइम पर एआई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब आज जो है वो 2 महीने में इतना रैपिड चेंज होगा, जो मैं समझती हूँ पिछले 5 सालों में चेंजेस नहीं आए, वो अब 2 महीने में चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को टीवी स्क्रीन से नहीं दूर रखना, बस ये मॉनिटर करना है कि वो क्या देख रहे हैं और कितनी देर देख रहे हैं। ठीक है। इस पर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस भी है कि 0 to 2 इयर्स के बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। जी। ठीक है। और 2 इयर्स के अबव के बच्चों को, 2 to 5 इयर्स के बच्चों को 30 to 40 मिनट्स का स्क्रीन टाइम देना चाहिए। प्लस उनका कंटेंट मॉनिटर होना चाहिए। कंटेंट में जैसे अब आजकल कोको मैलन आ गया है, उसके हाई ग्राफिक्स होते हैं, अगर आपने एक बार बच्चे के सामने लगा दिया, मतलब बच्चा ऐसे भी नहीं करता, लिटरली दे आर लाइक ऐसे। और बच्चों की तो छोड़ो, कभी कभी हम ही उसको इतना अच्छे से देखने लग जाते हैं कि हम हाँ। इंजॉय करने लग जाते हैं। राइट। तो ग्राफिक्स कितने ज्यादा हाई हो गए हैं कि बच्चा अपनी नजर ही नहीं हटा सकता। उनको ऐसा दो जिससे वो कुछ सीखे भी पर उनका इंजॉयमेंट भी हो। तो ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देती हैं? एक पहला एडवाइस आपका क्या होता है उस पेरेंटिंग के लिए? जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उसमें मैं पेरेंटिंग के लिए उनको कोई एडवाइस नहीं देती। देखो अब कोई आया है, मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, तो मैं उनको एडवाइस तो नहीं दे सकती कि आप आए मैंने आपको ज्ञान दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा। आप आओगे, आई हैव टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक है। अब बहुत सारे तो क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, जब वो आते हैं तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेल फील कर रहे होते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मतलब मेरे पास एक लिटरली क्लाइंट आया था, मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। कि उसने बोला कि उसका
हिंदी तो उसको मात्राओं की कुछ समझ ही नहीं आती है, पढ़ाई में उसका पूरा डब्बा गुल है, क्लासेस उसकी रिपीट हो चुकी है 2 to 3 टाइम्स, बट अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इतना ओवरवेटेड है, तो ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको। डॉक्टर्स ने ये खाने के लिए मना करा हुआ, आइसक्रीम्स और मीठा ये सब खाने के लिए मना करा हुआ है, पर वो नहीं मानता है। टीवी देखना चाहता है, घड़ियों का बहुत शौक है, पर कुछ संभालना नहीं चाहता। दीज आर द वर्ड्स जो मेरे को एक क्लाइंट ने बताए थे। तो उस सिचुएशन पे मैं पहले उनको ये बोलूंगी कि आई अंडरस्टूड कि उनके पास बहुत मल्टीपल ऑफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या फोकस करा, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली बच्चे में प्रॉब्लम है कि हम में प्रॉब्लम है। दिस इज वेरी डीप आंचल। कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को समझ ही नहीं पाए ना, इसीलिए वो प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई। ठीक है, अब देखो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मेरे हैंड में प्रॉब्लम होगी तो मैं डॉक्टर को यही तो बताऊंगी कि मेरे हैंड में प्रॉब्लम है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि मेरे हैंड में प्रॉब्लम है तो मेरे से काम नहीं हो रहा है, तो मैं ऐसे बैठी रहती हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसे तो नहीं बोलूंगी ना, आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट। और डॉक्टर वही एक चीज ट्रीट करेगा। बट जब पेरेंटिंग की बात आती है तो हम अपने बच्चे, हम ये सोचते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब हो जाता है कि सिर्फ बच्चे में प्रॉब्लम है। पर पेरेंटिंग एग्जैक्टली हमारे लिए होती है ना। पेरेंटिंग वर्ड ही ये बता रहे हैं कि वो चीज जो पेरेंट्स को करनी है, हम अपने बच्चे को उसी नजर से देख रहे हैं कि उसमें कमी है, उसमें ये प्रॉब्लम है। हम उसके आसपास बोलने में, हर चीज में उसको गलत ही बोल रहे हैं, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा? राइट। नहीं कर पाएगा ना। अगर हम उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बोलेंगे कि ठीक है, मुझे पता है कि उसको प्रॉब्लम है, बट हम उसको भरोसा तो दिला सकते हैं ना कि तुम ये कर सकते हो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो इम्प्रूव करेगा। क्योंकि हमारी जो वॉइस होती है एज अ पेरेंट, वही हमारे बच्चे की अंडरलाइन बिलीफ सिस्टम बन जाता है। इनिशियली बच्चे को सिर्फ अपने माँ बाप की बात सच लगती है। धीरे धीरे करके जब वो दुनिया को मिलता है, बड़ा होता है, तो वो उनको दुनिया अच्छी लगती है, पर पहले तो बच्चे को माँ बाप अच्छे लगते हैं ना। राइट। अगर हम ही उसको गलत चीज दिमाग में डालेंगे, तो वो उसके दिमाग में क्या हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में ये प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। जब मेरे पास कोई अपने बच्चे की प्रॉब्लम लेकर आता है ना, तो मैं पहले उनकी बातें सुनती तो हूँ, फिर उनसे ये पूछती हूँ कि आपको अपने बच्चे में अच्छा क्या लगा। एंड देयर इट कम्स। मतलब सच में अच्छा ही नहीं बता पाते, समझ रहे हो? अच्छा ही नहीं देख पाते। 10 तो छोड़ो, 5 इतनी मुश्किल से बता पाते हैं। तो जब अच्छा ही बताएंगे तभी तो आपको अच्छा दिखेगा, और तभी आप अच्छा करने की एक कोशिश चीज और करोगे। भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं, मैंने पॉडकास्ट भी किए हैं पेरेंटिंग कोच के भी, तो उनका कहना ये होता है और मैंने देखे भी हैं, अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं, वो देख वो कैसे कर रहा है, तू हाँ, ऐसा नहीं कर दिस इज, सकता। मैंने आपको बताया था ना, इसी हम्म। अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना कि कंपैरिजन का एक कल्चर आ चुका है, जिसमें हम सोशल मीडिया और इन सब से कंपेयर ही करते रहते हैं। ठीक है, हम्म। और आजकल हम अपने बच्चे की कमियों को क्यों देखते हैं, कि दूसरे के बच्चे की अच्छाई देख ली, इसीलिए हम अपने बच्चे को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि अरे, उसका बच्चा तो इतना अच्छा कर लेता है, मेरे बच्चे में ये कमी क्यों है? जबकि मैं ये बोलती हूँ, हर बच्चा अलग होता है, हर एक की जर्नी अलग होती है। अब देखो, कुछ ब, कुछ लोग एक ही क्लास में पढ़ने वाले, हर एक पर्सन अलग अलग होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, कोई सिंगर बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो हम उधर कंपैरिजन क्यों लाते हैं? सबका माइंडसेट अलग होता है। करेक्ट, सबको इंटरेस्ट अलग होता है। तो एज अ पेरेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें उनके इंटरेस्ट को जानना है और उनको उसी चीज में सपोर्ट करना है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को मेजरली यही बताती हूँ कि पहले तो देखो, सबकी एक बात होती है, मुझे ये लगता है कि जो भी आता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होके जाता है, तो पहले उनको सुनो।
फिर उनको समझाने की कोशिश करने की जगह उनके साथ काम करना स्टार्ट करो। हम्म। ठीक है, धीरे धीरे करके उनको ये बताओ कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं एज अ पेरेंट। बच्चा तो अच्छा होता ही है, मैं ये मानती हूँ हर बच्चा अच्छा होता है, बच्चे में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बात आप, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा तो नहीं होता ना कि शैतानी बन के आता है। सब बच्चे इनोसेंट ही आते हैं ना लाइफ में, भगवान सबको एक जैसा इनोसेंट ही भेजता है। इट्स अबाउट द शेप, कि हम उनको क्या शेप दे रहे हैं। तो पहले अपने ऊपर काम करिए, फिर, और मुझे लगता है बच्चों के ऊपर तो काम करना भी नहीं पड़ता, हम अपने ऊपर काम करते हैं, बच्चा अपने आप ही सही हो जाता है, राइट। बच्चा अपने आप ही बदल जाता है। एग्जैक्टली। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए आपका विजन क्या है? कैसे आप लोगों की लाइफ में एक इम्पैक्ट बिठाना चाहती हैं जिससे कि वो एक परफेक्ट पेरेंटिंग तो होती होती ही नहीं है, जैसा कि आपने बताया, बट एक अच्छी पेरेंटिंग होती है। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने सुना आपने कहा कि यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर फर्स्ट। करेक्ट। एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए क्या फाइनली एडवाइस क्या है आपकी? तो मेरी फाइनल एडवाइस ये है कि मेरा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में मेरा एक विजन है कि मैं फ्यूचर और प्रेजेंट किड्स का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बनाना चाहती हूँ, जिससे कि वो अपने बैक में आकर के अगर कुछ भी याद करेंगे तो उनको वो मेमोरीज अच्छी याद आएगी। पर वो स्टार्ट कब होगा? मैं ये मानती हूँ कि जो ये सब कुछ तब होगा, इट स्टार्ट्स विद द मदर, क्योंकि आई बिलीव कि मदर्स आर द गॉड सेंट एंजल, जो अगर चाहें तो मैजिक कर सकती है। क्योंकि वो चाहे तो मैजिक क्रिएट कर सकें और वो चाहे तो कुछ भी खराब भी कर सकती है। तो अगर मदर्स को ही प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लीड कर सकती हैं, और उधर से ही हम अपने फ्यूचर लीडर्स को रेस कर सकते हैं। दिस इज माई विजन फॉर एवरी हाउस, दैट अ मदर शुड लर्न पेरेंटिंग सो दैट दे कैन डू बेटर फॉर देयर सेल्फ एंड फॉर देयर किड्स। करेक्ट। So let's do one rapid fire round as well. One word for parenting. Evolving. Strict or friendly parent. I think it is a combination of both, and that is authoritative parenting. Morning routine or night routine. I am a morning person, so morning routine. Coffee or green tea. Green tea. Books or podcast. Both. Work from home or office. Work from home, definitely. एक हैबिट जो हर पेरेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए. Spend 20-30 minutes of a day, quality time with your family, with your kids, non-negotiable and without distraction. करेक्ट. स्ट्रेस बस्टर क्या है आपका? My stress buster is journaling. जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो मैं जर्नलिंग करती हूँ, और कुछ टाइम अपने आप के साथ विद माय टी स्पेंड करती लाइफ का एक मंत्र. हूँ। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ टू द फुलेस्ट। अगर हम आरती जैन को 3 वर्ड्स में पूछना चाहें तो क्या है? सो 3 words फॉर मी इज सिंपल, फोकस्ड एंड अ लर्नर। वंडरफुल. सो आरती जी, आपसे कनेक्ट करने के लिए अगर हमारे व्यूअर्स चाहें तो कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? दे कैन कम ऑन माय इंस्टाग्राम पेज एंड दे कैन कनेक्ट मी फ्रॉम देयर, दे कैन डीएम मी। Do you want me to share your links under your episode? या डेफिनेटली आई विल शेयर माय लिंक्स विद यू। Wonderful. So it was really incredible conversation about parenting, and थैंक यू सो मच आंचल। really बहुत कुछ जानने को मिला. डेफिनेटली. सो व्यूअर्स, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और लिंक्स के नीचे ही आरती जैन जी के लिंक्स आपको मिलेंगे. आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर अपने बच्चों को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, खुद एक अच्छे पेरेंट्स होना चाहते हैं. अच्छे पेरेंट्स सभी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाते हैं. तो डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए मैम से ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म के स्टूडियो के थ्रू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you, Achal. I also want to say something to you, that you are a very good person by heart. And thank you for inviting me on your platform of Taza Talks.
and giving me this opportunity so that I can say something about the parenting from my heart, so that if one mother can also listen and change from that, then I'll be glad to be a medium for them. Thank you so much for Thank inviting you me. very much.